क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। नारियां गुण सौंदर्य बढ़ाएं, आभूषण नहीं, क्योंकि नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार। सुंदर देखने की आकांक्षा गहराई से दूसरों का प्रेम प्राप्त करने, औरों का प्रिय बनने की लालसा से जनती है। इसके लिए अपने व्यक्तित्व गुणों से संपन्न और चरित्र को नैतिक आदतों से संवारने का मार्ग ही सही मार्ग है। फैशन और श्रृंगार के द्वारा अपने आप को सजाने की मनोवृत्ति तो चिंतन के उथलेपन और दृष्टिकोण के छिछोरेपन की ही परिचायक है। बनो न फैशन के दीवाने, करो आचरण मत मनमाने। ये स्थिति उस बिंदु पर जाकर और भी भयंकर भीषण हो जाती है जब हम नारी के लिए सुंदरता की भिन्न भिन्न कसौटियां निर्धारित कर देते हैं और उन कसौटियों को ही सुंदरता का प्रतीक मानकर उसके शरीर में आकर्षण की खोज करते हैं। स्पष्ट है, उस स्तर की मान्यताएं नारी को विलासिनी, भोग्या और रमणी समझने की हीन मनोवृत्ति से उत्पन्न होती है। इसी कारण अब तक हम अपनी आकांक्षा और वासना के अनुरूप सुंदर नारी की ही कल्पना करते हैं। मनोरंजन के लिए अतिथि कक्ष में बिछाए गए खिलौनों और तराशी हुई मूर्तियों की तरह नारी को भी काटने, छांटने और मनोरंजन का साधन बनाने के लिए उस पर कई तरह के अत्याचार किए गए हैं। सदियों से व्यवहार में लाई गई इन मान्यताओं के कारण स्वयं स्त्रियों के स्वभाव में भी आकर्षण दिखने की आकांक्षा सम्मिलित हो गई और वे उत्साहपूर्वक निर्धारित पात्रता के अनुरूप स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत रहने लगी, भले ही इसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़ता हो। सद्गुणों से संपन्न गृहिणी, वात्सल भाव से पूरित हृदय की स्वामिनी और सेवापरायण पत्नी की सभी विशेषताएं पीछे छूट गईं और सुंदरता, आकर्षण शरीर ही उन सब विशेषताओं की तुलना में वजनदार हो गया। कल्पनाएं सभी की एक सी तो नहीं होती, आकर्षण भी सभी का एक ही नहीं रहता। इसलिए सुंदर शरीर के भी भिन्न भिन्न मापदंड बने और उन मापदंडों पर खरा उतारने के लिए शरीर को अलग अलग ढंग से काटा तराशा जाने लगा। इसमें स्त्रियों को कितनी पीड़ा होती है। मानवीय संवेदनाएं यहाँ मौन हो गई हैं और प्रधानता सौंदर्य के काल्पनिक मापदंडों पर खरा सिद्ध होने को ही दी जाने लगी है। उदाहरण के लिए, चीन में किसी जमाने में लड़कियों को बचपन से ही पाँव में लोहे की जूतियाँ पहना दी जाती थी, परंतु पाँव में लोहे के जूते
कसे रहने के कारण उनके पाँव में अपार पीड़ा होती थी और उनका एक कदम भी चलना कठिन हो जाता था। इसका एक ही कारण रहा कि चीन में जिस स्त्री के पाँव जितने छोटे होते थे उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। वर्मा की एक पहाड़ी जाति परांग में आज भी लंबी गर्दन को सुंदर माना जाता है। जिसकी गर्दन जितनी लंबी वो उतना ही सुंदर। इसके लिए गले में एक के ऊपर अनेक पीतल के कड़े पहना दिए जाते। ज्यों-ज्यों लड़की आयु के साथ साथ बड़ी होती त्यों-त्यों उसके गले में कड़ों की संख्या भी बढ़ा दी जाती ताकि इसकी गर्दन और लंबी हो जाए। कोई स्त्री तो इस प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त करने तक लगभग 30-30 कड़े पहन लेती। मलेशिया के उत्तर में फैले कई छोटे छोटे द्वीपों के समूह को साइक्रोनेशिया कहा जाता है। वहाँ की आदिम जातियों में लंबे कान सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। सुंदर दिखाई देने के लिए वहाँ के लोग कानों में छेद करवाकर उनमें वजनदार बालियाँ पहन लेते हैं। इससे उनके कानों का नीचे वाला हिस्सा लटक कर गर्दन तक आ जाता है। कई स्त्रियाँ तो 1 किलो वजन की बालियाँ पहनती हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की आदिम जातियों में लंबे और मोटे होंठ सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। वहाँ लड़कियाँ 4-5 वर्ष की होते ही अपने दोनों होठों को कील से छिदवा लेती हैं। फिर उनमें लकड़ी के गोल टुकड़े फंसा दिए जाते हैं। जैसे तैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लकड़ी के गोल टुकड़ों का आकार भी बढ़ाया जाता रहता है। इस प्रकार उनके होंठ इतने लंबे हो जाते हैं कि वे तरल पदार्थों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खा सकती। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तो बच्चों के होंठों से भारी भारी चीज़ें लटका दी जाती हैं ताकि होंठ खींचकर बड़े होते रहें। कई बेचारे बच्चों की तो जान भी उसमें चली जाती है। छोटे पैर, लंबी गर्दन, लंबे होंठ और लंबे कान को सुंदर मानने के अलावा कई स्थानों पर चौड़ा और चपटा सिर सुंदर माना जाता है। मलेशिया के निवासियों की मान्यता है कि जिस स्त्री का सिर जितना चौड़ा और जितना चपटा होगा वो उतनी ही सुंदर और भाग्यशाली है। इसलिए माँ बाप जन्म होते ही लड़की को सुंदर और भाग्यवान बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लड़की का जन्म होते ही उसका सिर पानी में भीगे कपड़े से तब तक बार बार दबाते रहते हैं जब तक कि चिपटा होकर गर्दन के बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद लड़की के सिर में लोहे का एक पहिया फंसा दिया जाता है। 15 वर्ष की आयु तक उसे अपने सिर में ये पहिया फंसाए रखना पड़ता है। जब तक बेचारी लड़की असह्य वेदन भोगती रहती है उसे निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी मलेशियाई युवक ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करता जिसका सिर चपटा और चौड़ा न हो। मलेशिया के पश्चिम में बसे पोलिनेशिया में तो सिर को चौड़ा और चपटा करने के लिए बच्चे के सिर को आगे पीछे दोनों ओर लकड़ी या पत्थर के टुकड़े लगाकर धीरे धीरे दबाया जाता है। ये उपचार इस ढंग से किया जाता है कि बच्चे को प्राण संकट में भी न हो और उसका सिर भी चौड़ा हो जाए। क्या परंपराएं हैं! हमारे यहाँ और अन्य देशों में सुंदर, स्वच्छ, पंक्तिबद्ध दांत सुंदर माने जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया की आदिम जात के लोग दांतों को कुरूपता की निशानी समझते हैं। वहाँ की स्त्रियों के दांत महज इसलिए तोड़ दिए जाते हैं कि वे सुंदर लगे। अब वहाँ कोई डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर तो होता नहीं जिनसे दांत उखड़वाए जा सके। हो भी तो परंपरा का तकाजा उससे दांत उखड़वाने की अनुमति नहीं देता। अतः दंतहीन पोपला मुख प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्टकर उपाय किया जाता है। लड़कियां शैशव और किशोरावस्था पार कर जैसे ही जवानी में कदम रखती हैं वैसे उनके दांत को ठोक पीट शुरू कर दी जाती है। पहले छड़ी से मार मार कर दांतों की जड़ें ढीली की जाती हैं और फिर पत्थर के टुकड़े ठोक ठोक कर उन्हें उखाड़ दिया जाता है। इस क्षेत्र में तो फिर भी कुछ युवतियां दांत उखाड़ने में होने वाले कष्ट को न सह पाने के कारण इस परंपरा का पालन नहीं करती, परंतु इंडोनेशिया के सरोबीज द्वीप में इसके बिना युवतियों का कोई उपाय ही नहीं, कारण कि वहाँ की जातियों में ये धारणा प्रचलित है कि जो स्त्री अपने दांत नहीं तोड़ेगी वो अपने पति को खा जाने के लिए दांत रखती है। वहाँ के युवक भी किसी ऐसी युवती के लिए
मिले विवाह प्रस्ताव पर विचार ही नहीं करते जिसने अपने दांत न तोड़ दिए हों। वहाँ की सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून भी बनाया है, पर कानून से तो अपने यहाँ भी बाल विवाह निषिद्ध है। इससे क्या बाल विवाह रुक जाएंगे? फिलीपीन में तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही दांतों का प्राकृतिक रूप में होना कुरूप होना समझा जाता है। वहाँ के लोग रेती से घिस घिस कर अपने दांतों को नुकीला बना लेते हैं। वहाँ की इगरोट जाति में ये रिवाज इसी प्रकार प्रचलित है जैसे कि हमारे यहाँ की कई जातियों में गुदना गुदवाने का रिवाज। यही नहीं, इगरोट जाति के लोग अपने दांतों को नुकीला करने के साथ साथ एक विशेष विधि से उन्हें काला भी कर लेते हैं। उनका विश्वास है कि दांत यदि काले हों तो सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली उकम्बा जात की स्त्रियां तो अपने दांत के आगे घिसकर सिर मुड़ा लेती हैं। यद्यपि कई देशों में लंबे और घने केशों का होना सुंदर समझा जाता है, उन देशों के लोग जब उकम्बा जात में प्रचलित परंपरा के बारे में सुनते होंगे तो वहाँ के निवासियों को बुद्धू समझते होंगे। वास्तव में गलत कौन है, कहना भी कठिन है। भारत की नई आदिवासी और पिछड़ी जातियों में गुदना गुदवाने तथा शरीर पर तरह तरह की चित्रकारी कराने की परंपरा है। इसके पीछे ये विश्वास किया जाता है कि गुदवाने या चित्र काटने में सुंदरता का अधिकांश आकर्षण और बढ़ जाता है। पता नहीं ये सच है अथवा झूठ, परंतु गुदवाते समय सुई की नुकीली धार जब शरीर के अंगों को खरोचती है तो अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि उससे कितनी पीड़ा होती है। अफ्रीका की कुछ जातियों तो मात्र सुई से ही अपने शरीर पर तरह तरह की आकृतियां काटती हैं, बल्कि शरीर को जगह जगह से जलाकर घाव कर लेती हैं। उन घावों के निशान शरीर की सुंदरता का प्रमाण माने जाते हैं। कुछ जातियों में विषैले पौधों का रस शरीर पर लगाकर घाव बना लिए जाते हैं। उनका विष जब शरीर पर अपना प्रभाव डालने लगता है तो बड़े बड़े फफोड़े पड़ जाते हैं और ये फफोड़े शरीर पर अपनी स्थायी छाप छोड़ देते हैं। शरीर पर जब विष असर करने लगता है तो उसमें होने वाली पीड़ा के कारण स्त्रियां देर तक बुरी तरह छटपटाती रहती हैं। इसी प्रकार सौंदर्य वृद्धि के लिए गहनों का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण स्त्रियां अपने पैरों में सेरों चांदी लादी रहती हैं और उनके अनभ्यस्त हाथ पांव आरंभ में महीनों तक दर्द से पके फोड़े की तरह चटकते रहते हैं। अपने देश में तो सोने चांदी के गहने पहने जाते हैं, पर एक देश है कांगो, जहाँ की स्त्रियां अपने शरीर की चमड़ी को काटकर शरीर में ही आभूषण काटती हैं। हाथ पैरों में जहर या चाकू से घाव कर दिए जाते हैं। घावों को उत्तेजक पदार्थों से महीनों तक हरा रखा जाता है। इस प्रकार काफ़ी समय तक बाद कटा हुआ भाग शरीर पर उभर आता है और जीवन भर के लिए वो आभूषण बन जाता है। सुंदर दिखाई देने के लिए विदेशी जातियों में नारी की इस होने वाली निर्मम पीड़ा को हम तटस्थ भाव से नहीं देख सकते, क्योंकि जितनी यंत्रणा उन देशों में स्त्रियों को झेलनी पड़ती है, हमारे देश की स्त्रियों पर भी उसकी तुलना में सौंदर्य के लिए कम अत्याचार नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए गहने के ही प्रचलन को लें। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्त्रियों को बचपन से ही चांदी के कड़े और हाथ में बाजूबंद पहना दिए जाते हैं, जिनके निशान उनके हाथ पांव में पड़ जाते हैं। उन गांव किशोरियों को पांव में वजनदार चांदी की बेड़ियां पहनने से कितना कष्ट होता है और चलने फिरने में कितनी परेशानी होती है, कहा नहीं जा सकता। कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। नाक कान छिदवाने का रिवाज तो शहरों में भी है। छोटी उम्र में ही सुई से लड़कियों के कान नाक छेद दिए जाते हैं और उनमें लौंग तथा तार डाल दिए जाते हैं। एक कांटा लगने पर भी असह्य वेदना होती है, तो नाक और कान की चमड़ी से सुई को आर पार करने पर कितनी पीड़ा होती होगी। और कभी खेल खेल में किसी ने उन हिस्सों में पिरोए तार खींच लिए तो जीवन भर की मुसीबत। कई मर्तबा इनके घाव महीनों तक नहीं भरते हैं। और भी कई तरह के रीति रिवाज हैं जिनका संबंध केवल स्त्री को सुंदर और सुलक्षण बनाने से ही है। प्रकृति ने मनुष्य को सुंदर शरीर दिया है, उसे तोड़ फोड़ कर नहीं,
स्वच्छ स्वस्थ रखकर ही सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस विवेक को नहीं अपनाया जाता तो यही मानना पड़ेगा कि हम आधुनिक सभ्यता को प्रगतिशील समझने का भ्रम ही पाले हुए हैं। आधुनिक सभ्यता में तो शरीर को रंगने पोतने के और भी भौड़े रिवाज चल पड़े हैं, उनका भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। इन परंपराओं और श्रृंगार मेकअप की रीतियों को विवेकशीलता के संदर्भ में देखा जाए तो यही कहना पड़ेगा कि नारी को हमने अब भी मानवीय नहीं माना है, वरन उसे सजी संवरी और रंगी पुती गुड़िया बनाकर उसे मनोरंजक खिलौना बनाने में ही हमारी रुचि व प्रवृत्ति रही है। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार। बनो न फैशन के दीवाने, करो आचरण मत मनमाने। गांधी जी कहा करते थे कि यदि मुझे स्त्री का जन्म मिलता तो मैं पुरुषों की इस झूठी धारणा के खिलाफ बगावत कर देता कि स्त्री उसका खिलौना है और उसे सुंदर कपड़ों और बहुमूल्य गहनों से सजाया जाना उसका अधिकार है। मन से मैं स्त्री बनना चाहता हूँ ताकि स्त्रियों को ये बता सकूँ कि गहने तुम्हारे लिए कांटे का आटा है। जो पुरुष सदा से तुम्हें पकड़ने के लिए डालता आया है आटा, चतुर मछली को इस कांटे से सदा दूर ही रहना चाहिए। सती, सीता, अनुसुईया, गार्गी आदि प्राचीन विदुषी महिलाओं के जितने भी चित्र देखने को मिलते हैं वे कहीं भी आभूषण पहने नहीं मिलती हैं। सौंदर्य संवर्धन की दृष्टि से यदि प्राचीन काल में कुछ प्रयुक्त होता था तो वो पुष्प और लोग्राज पुष्पों का चूड़ ही होता था, जिसमें सूरज तो स्थिर रहती थी पर ना तो कुछ अव्यय होता था और न ही प्रदर्शन की मिथ्या भावना। तारकेश्वरी सिन्हा तब वित्त मंत्री थी। एक बार सभा में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में सोने के दाम अन्य देशों से दुगने से भी अधिक महंगे हैं। अनुमान है कि भारतीय स्त्रियों ने जितना सोना जेवर में फंसा रखा है उसका मूल्य 4000 करोड़ अर्थात 10 अरब रुपए के बराबर है। आज उसका मूल्य 20 अरब तक होगा। तब से अब सोने के भाव दुगने हो गए हैं। यदि इस राशि का चौथाई हिस्सा भी स्त्रियां राष्ट्र को उधार दे दें तो उससे सोना के आधुनिक किस्म के युद्ध आयुधों के कारखाने खड़े किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 20 वर्ष के बाद उन्होंने जितने मूल्य का सोना उधार दिया हो उससे दुगना पैसा वापस भी ले सकती हैं। इस कथन से पता चलता है कि जेवरों में फंसी संपत्ति किस तरह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पंगु बनाए हुए है। पुरुषों का उस ओर ध्यान न जाता हो तो न जाए, पर स्त्रियों को इस राष्ट्रद्रोह और सामाजिक पातक से बचना चाहिए। स्वच्छता भरी सादगी नारी का सर्वोपरि श्रृंगार है। औरंगजेब की पुत्री शाहजादी जेबुन्निसा का जीवन इन आडंबरों से नितांत मुक्त था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप राजकुमारी हैं, आभूषण धारण क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा, जीवो जियत बस हम ही रस्ते, नामे मन जेबुन्निसा। अर्थात मैं चाहती हूँ कि मैं नारी जात का आदर्श बनूं, यही मेरा सर्वोपरि अपेक्षित आभूषण है। ये आकांक्षा सदैव से भारतीय नारी की आवाज़ और आकांक्षा रही है। इसी से उसने संसार में यश कमाया और अपने बच्चों को यशस्वी बनाया। जेवर एक और शरीर पर भार पैदा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी ओर चोर उचक्कों को भी यही जन्म देते हैं। आए दिन चोरियां, डकैतियां, कत्ल, हत्याएं होती रहती हैं। साथ ही टाँके बट्टे में भी वो छींचता रहता है। यदि एक पैसा बैंक में जमा रहे यदि ये पैसा बैंक में जमा रहे तो कभी भी काम आ सकता है और दिनों दिन बढ़ता भी है। इसमें तो सब प्रकार से घाटा ही घाटा, हानि ही हानि रहती है। एक समय था जब बैंकों का प्रचलन नहीं हुआ था, तब आभूषण स्त्री का श्रृंगार और पुरुष का आधार माने जाते थे। सोचा यह जाता था कि कभी किसी प्रकार का आड़ा वक्त आया तो कुटुंब को आजीविका पुनर्जीवित करने का आधार सिद्ध होंगे। तब लोगों में आज की अपराध प्रवृत्तियां नहीं थीं। देश संपन्न था। संभव है उस समय के विचारकों ने तब गहनों की प्रथा को
उपयुक्त समझकर इनका प्रचलन किया हो, पर अब सुरक्षा का खतरा भी है और अब संपत्ति की सुरक्षा हेतु बैंक जैसे प्रबंध भी हैं। तब फिर स्त्रियां शरीर पर व्यर्थ बोझ क्यों डालें, व्यर्थ में गहने क्यों पहने? ये हमारी सामाजिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय विकास या नैतिकता के लिए अब परमावश्यक हो गया है कि स्त्रियां इस अवांछनीय परंपरा को रोकें और संपत्ति के सर्वनाश से देश को बचाएं। जब तक जेवरों का प्रचलन बंद नहीं होता, तब तक नारी अपने को प्रगतिशील नहीं कहला सकती। यदि पुरुष उसे बड़प्पन का प्रतीक मानते हैं, तो क्यों नहीं कुछ दिन तक वही जेवरों से अपने को सजाया करें, ताकि वे स्त्रियां की दृष्टि में रबड़ के मुंह जैसे सुंदर लगें। परंपराओं को नहीं, विवेक को महत्व दें। इसलिए विवेक यही कहता है कि आज के समय में नारी का असली श्रृंगार सारा जीवन उच्च विचार बना करके ही रहें। यदि जेवर ही सुंदरता का चिन्ह है, तो फिर स्त्रियां ही गुड़ियों की तरह क्यों सजे? पुरुषों को भी उस तरह का सुंदर बनने का अवसर क्यों न मिले? ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा जानकारी के लिए इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेगी। उन्हें भी आप देखें, इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।